अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का वैल्यू निकालने का जो हम लोग फार्मूला देखे क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यह है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके जो वेरिएबल्स है, उसके जो वेरिएबल है x हो तो x, y हो तो y, जो भी उसके अंदर वेरिएबल आपको दिख रहा है उस वेरिएबल का मान निकालने का ये जो हमारा फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहने का मतलब x का मान ये निकालने का ये जो हमारा दो फार्मूला हो गया, तो दो मतलब कि x का मान निकालने का x का दो मूल निकल के आएगा, दो रूट निकल के आएगा, जिसमें x का एक वैल्यू हम लोग माइनस बी प्लस लेकर के रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और इसका दूसरा मान x का दूसरा मान, दूसरा रूट, दूसरा मूल माइनस बी माइनस लेकर के रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये हो गया समीकरण का पहला मूल, ये हो गया दूसरा मूल। ये कोई जरूरी नहीं कि यही हमेशा पहला मूल होगा, हम लोग इसको भी पहला मूल, इसको दूसरा मूल कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। अच्छा, तो अब हमारा ये x का मान निकालने का जो दो फार्मूला हो गया, तो इस फार्मूले में अगर हम लोग देखें कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है, जैसे हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमको इस पूरे फार्मूले में कौन सा सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जो दिख रहा है कि उसका सॉल्व होने पर ही ये रूट का आंसर हमको समझ में आएगा। अगर उसका सॉल्व नहीं हो पाता है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसका मतलब कि कुछ वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग एक रूट के दो मूल क्या होंगे उसके वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। तो इस पूरे फार्मूले में अगर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अगर देखें तो वो ये है। अगर इस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेते हैं कि वैल्यू सॉल्व करके हम कुछ लाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू सॉल्व होकर के आया, अगर इसका वैल्यू 4 आ जा रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मान लेते हैं कि 4 आ जा रहा है, तो ये 4 जब बैठेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 4 आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को 4 बैठा दिए, बैठाने के बाद ये 4 का हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा और 2 हो जाएगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 4 की जगह 5 आ जाए, तो हम लोग जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो 4 की जगह पे 5 पुटअप करेंगे तो 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता। बस यही पे दिमाग जो है नहीं चल पाएगा कि जब 5 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है तो इसका आंसर क्या निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, तो किस तरह का रूट हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इस पूरे इक्वेशन का जो फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, इस पूरे फार्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac यह हमारा ये एक ऐसा पार्ट है, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बोल रहे हैं। इसी के वैल्यू के ऊपर पूरे रूट का वैल्यू क्या होगा, x के दोनों वैल्यूज क्या होंगे, ये डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर, क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के ऊपर ही रूट का पूरा वैल्यू डिपेंड करता है, x का दोनों वैल्यू डिपेंड करता है। तो इसीलिए रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, और हिंदी में कहा जाता है समीकरण का निरूपक। समीकरण का निरूपक मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग हो गया निरूपक। निरूपक का मतलब होता है समीकरण के जो दो मान निकल के आएंगे, हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लोग दो वैल्यूज निकाल के लाते हैं, तो वो दोनों का दोनों वैल्यू हमारे इक्वेशन का दो रूट कहलाता है, दो मूल कहलाता है। अब कहने का मतलब यह है कि उन दोनों मूल्स का, उन दोनों माने रूट्स का, दोनों मूलों की प्रकृति क्या होगी, उनका नेचर क्या होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, ये बताता है। निरूपक का मतलब यही होता है, स्वभाव को बताने वाला, उसके नेचर को बताने वाला, प्रकृति को बताने वाला। तो प्रकृति को या स्वभाव को या नेचर को बताने वाले को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है निरूपक। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब हमारा जो दो रूट निकल के आ रहा है, तो वो दोनों का दोनों रूट किस तरह का होगा, कोई रियल नंबर निकलेगा कि स्क्वायर रूट के अंदर होगा कि कैसा होगा। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कोई जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ ऐसा ही संख्या बने, ऐसा ही नंबर आए,
जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अब एक ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है तो हम लोग तुरंत समझ पाएंगे, और एक ऐसा वैल्यू आए जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा तो क्या होगा, थोड़ा सा उसमें समझने में दिक्कत होगी कि आखिर इसका एग्जैक्ट वैल्यू है क्या। तब उस समय रूट के वैल्यू को निकालना पड़ेगा, पॉइंट में, डेसिमल में निकाल करके तब हम लोग इसको समझेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रूट का जो वैल्यू है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के पूरे वैल्यू पे ही ये रूट्स का, पूरे समीकरण का, पूरे इक्वेशन का जो है वो मतलब कि वैल्यू, इक्वेशन में जो रूट है, जो उसका जो मूल है, उसका वैल्यू डिपेंड करता है पूरे बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पे। इसीलिए हम लोग इसको इसका निरूपक कहते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि तब बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पर किस तरह से ये डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, पूरे इक्वेशन का रूट जो होता है, पूरे समीकरण का जो दो मूल निकाल के हम लोग लाते हैं, एक्स का जो दो वैल्यू निकल के आता है, तो दो वैल्यू किस तरह के होंगे, कैसे होंगे, उसका सॉल्व कैसा होगा, है ना। यही चीज़ हम लोग को समझना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किस तरह से बता रहा कि इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका नेचर कैसा, उनकी प्रकृति कैसी। आई बात समझ में? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू ही ये बताता है कि इक्वेशन के जो दो मूल निकल के आएंगे, दो रूट निकल के आएंगे, उन दोनों मूलों की प्रकृति, स्वभाव, उनका नेचर कैसा होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पहले हम बता देते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, मतलब कि पूरे इक्वेशन का दोनों मूल जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम इसके प्रकृति के बारे में समझाएंगे, तब जाकर के पूरा का पूरा क्लियर है। तो समीकरण के द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति बोले, नेचर बोले या स्वभाव बोले, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करता है, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स। इसी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, समीकरण का निरूपक। इसे ही कहा जाता है समीकरण का निरूपक, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ही इक्वेशन का सॉल्व होकर के जब आएगा तो एक्स का जो दो वैल्यू निकल के आएगा उनको मूल कहा जाता है, समीकरण का रूट कहा जाता है। तो दोनों रूट किस तरह के होंगे, उनका टोटल सॉल्व वैल्यू जो निकल के आएगा वो एक कंप्लीट वैल्यू होगा कि इनकम्प्लीट वैल्यू होगा, कि किस तरह का होगा, ये हम लोग अब समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है। तो अभी हम मूलों की प्रकृति के बारे में यहाँ पे हम समझ रहे हैं, तो मूलों की प्रकृति के बारे में अब हम बताएंगे कि कितने तरह की प्रकृति होती है मूल की, एक रूट की प्रकृति कितने तरह की होती है, उसके बारे में पहले फुल डिस्क्रिप्शन हम लोग समझेंगे उसका, तब जाकर के इसके पूरे प्रकृति के बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, प्रकृति का मतलब होता है उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा है। मतलब हम लोग जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उस इक्वेशन का जो वैल्यू निकल के आएगा, इक्वेशन का वैल्यू जो निकल के आएगा तो वो वैल्यू किस तरह का होगा, मतलब रियल होगा कि क्या होगा, ये सब हम अभी समझाएंगे पूरा, तब समझ में आएगा कि उसका मूल का जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, किस तरह की होगी, कैसा उसका आंसर निकल के आएगा। एक्स का जो दो वैल्यू निकल के आएगा, वेरिएबल एक्स है तो एक्स के जो दो वैल्यूज निकल के आएंगे वो किस तरह के होंगे, कैसे होंगे, वही कहलाता है नेचर ऑफ द रूट्स, मूलों की प्रकृति। कि एक्स का वैल्यू जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देकर के समझाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0।
तो इस इक्वेशन का जब हम लोग सॉल्व किए तो x का वैल्यू 3 आया था और 2 आया था। फिर अगर हम लोग x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर हम लोग इस तरह का इक्वेशन का अगर सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि x का दो वैल्यू आएगा 1 और 1। तो 1 और 1 आने का मतलब दोनों का दोनों रूट इसका इक्वल हो गया, दोनों का दोनों रूट इसका इक्वल हो जा रहा है। यहाँ पे 3 और 2 आया, इसका मतलब दोनों रूट इक्वल नहीं है, दोनों का दोनों मूल समान नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं तो उसमें x के जो दो वैल्यू निकल के आ रहे हैं वो दोनों के दोनों वैल्यू समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड का मतलब होता है कि हो सकता है कि जो 3 और 2 निकल के आया है वो x का वैल्यू √3 √2 भी निकल के आ सकता है, रूट के रूप में भी निकल के आ सकता है। तो किस तरह के होंगे हम लोग जब इक्वेशन का सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन का सॉल्व होकर के जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू किस तरह का होगा, दोनों के दोनों रूट किस तरह के निकलेंगे, कैसे होंगे, ये हम लोग को समझना है। हम लोग अभी ये जो सीखने जा रहे हैं, इस चीज़ को जो समझने जा रहे हैं, इसके द्वारा बिना किसी इक्वेशन का सॉल्व किए हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि किसी भी इक्वेशन का दोनों का दोनों जो रूट है सॉल्व करने के बाद उसका जो वैल्यू निकल के आएगा, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू निकल के आएगा x होगा, तो x का जो दो वैल्यू निकल के आएंगे वो दोनों वैल्यू किस तरह के होंगे, क्या होंगे ये पता नहीं चलेगा। हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं क्या होंगे, जैसे एक वैल्यू 3 हुआ, एक वैल्यू 2 हुआ, तो एक वैल्यू 3 होगा, एक वैल्यू 2 होगा, तो ये पता नहीं चलेगा कि वैल्यू क्या होगा, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि किस तरह के होंगे, किस प्रकृति के होंगे, किस नेचर के होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उस मूल का, उस रूट का, ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? पूरा अभी हम लोग समझ जाएंगे, जब मूलों की प्रकृति को जब हम लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मूलों की प्रकृति, रूट का जो नेचर है वो किस तरह का होता है, कैसा होता है, कितने तरह का होता है, तो मूलों की प्रकृति को जो हम लोग पढ़ेंगे तो मूलों की प्रकृति बेसिकली हम लोग 3 तरह का इसमें पढ़ेंगे। एक कहलाएगा वास्तविक मूल, जिसको कहा जाता है रियल रूट, रियल रूट वास्तविक मूल हो गया। दूसरा हो जाता है अवास्तविक मूल। ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 11 में जब हम लोग मैथ करेंगे ना तो इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ने को वहाँ पे मिलेगा, एक चैप्टर है अलग से। अवास्तविक मूल जिसको कहा जाता है इमेजिनरी रूट्स, ठीक। और एक होता है समान मूल, इक्वल रूट्स। तो ये क्या है, इसके बारे में अब थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या है। पहले हम लोग वास्तविक मूल समझेंगे, फिर अवास्तविक मूल समझेंगे, फिर समान मूल को समझेंगे कि मूल समान का मतलब क्या हुआ, अवास्तविक मूल का मतलब क्या हुआ और वास्तविक मूल का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग समझेंगे। आते हैं जरा वास्तविक मूल पे। वास्तविक मूल है क्या? वास्तविक का मतलब होता है वे सभी संख्याएं जिनका इस पृथ्वी पर पूरे यूनिवर्स में उसका कोई अस्तित्व है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वे सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक मूल कहलाती हैं। वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक कहलाती हैं। जैसे वास्तविक संख्या में कौन कौन है, अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे जितना ये काउंटिंग नंबर जो है, गिनती वाली जितनी सारी संख्याएं हैं, उसको अगर हम लोग ले तो ये सारी की सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। बेसिकली इनको कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बेसिकली इनको कहा जाता है मतलब कि नेचुरल नंबर, इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। अगर जीरो की बात की जाए तो अगर इस नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग जीरो को मिला दे तो भी ये हमारा वास्तविक संख्या ही कहलाएगा। ये पूरा का पूरा हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये वास्तविक संख्या क्या है, ठीक। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी अगर हम लोग समझे काउंटिंग नंबर, तो इनको कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या, जिसमें जीरो को काउंट नहीं किया गया। आई बात समझ में? तो ये गिनती वाली जो संख्या है इसको प्राकृतिक संख्या, इसको नेचुरल नंबर कहेंगे। और जीरो अगर इसके साथ मिला दे, अगर जीरो इसके साथ मिला दे, अब तक जीरो नहीं लिया है,
जीरो नहीं होगा तो ये नेचुरल नंबर कहलाएगा जीरो। जब इसको मिला देंगे तो जीरो के साथ इसको जब काउंट करके लिखेंगे तो ये कहलाएगा, जीरो के साथ जब इसको काउंट करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा अखंड संख्या। अखंड संख्या होल नंबर क्या कहलाएगा? अखंड संख्या होल नंबर। आई बात समझ में? और उसके बाद हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, हम लोग नेगेटिव नंबर भी हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग देखे हैं नेगेटिव नंबर्स को, -1, -2, -3 हम लोग कई जगह सॉल्व किए हैं। तो एक्स का वैल्यू माइनस में भी आता है, प्लस में भी आता है, सब में आता है। हम लोग कई सारा इक्वेशन हम लोग इस तरह का सॉल्व किए जिसमें माइनस में भी आंसर आया, प्लस में भी आंसर आया। और हम लोग जब संख्या रेखा पढ़ते हैं, नंबर लाइन जब पढ़ते हैं, तो नंबर लाइन पे जब संख्याओं को रिप्रेजेंट करना होता है तो जीरो के इस तरफ सारा का सारा पॉजिटिव नंबर रहता है और जीरो के इस तरफ सारा का सारा नेगेटिव नंबर रहता है। मतलब जीरो के दायां साइड पॉजिटिव और बायां साइड तुम्हारा नेगेटिव नंबर रहता है ना। तो हम लोग इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरफ सारे के सारे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे +1, +2, +3, +4 ऐसा करके रहता है और यहाँ पे -1, -2, -3 ऐसा करके रहता है। मतलब जीरो के इस तरफ सारा पॉजिटिव नंबर रहेगा, जीरो के इस तरफ सारा नेगेटिव नंबर रहेगा। तो अगर हम लोग जीरो के साथ -1, -2, -3 मतलब कि सारे नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव नंबर को अगर ले लें तो ये सारा तब हमारा क्या कहलाता है? तो ये सारा का सारा हमारा कहलाता है इंटीजर। आई बात समझ में? तो ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा? ये सभी का सभी। लेकिन ये सारा का सारा हमारा वास्तविक संख्या है। इनको क्या कहा जाएगा? ये सभी की सभी क्या है? तो वास्तविक संख्याएं हैं। आई बात समझ में? सभी वास्तविक संख्या। यहाँ तक कि हम लोग 3/4, 5/6, नेगेटिव में भी -1/2, -3/4 हम लोग ऑल पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर और ऑल नेगेटिव फ्रैक्शन नंबर को भी अगर लेंगे तो ये भी वास्तविक संख्या में ढुकेगी, जिसका कोई अस्तित्व, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको दिखा सकते हैं, है ना। ये हमारा आ जाता है इंटीजर कहलाता है ये वाला। और इनको कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर इनको कहा जाता है। ऑल पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर और ऑल नेगेटिव फ्रैक्शन नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मतलब जितने सारे भिन्न वाली संख्याएं हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, तो उनको कहा जाता है रैशनल नंबर। लेकिन ये भी वास्तविक संख्या की गिनती में आती है, इनको भी कहा जाता है वास्तविक संख्या। अच्छा, उसके बाद रूट वाली संख्या है, जिनका रूट निकल जा रहा है उसको नहीं, जिनका रूट नहीं निकल रहा है उनको भी हम लोग वास्तविक संख्या की श्रेणी में रखते हैं। जैसे √5, √6, √7, √8, ये जितनी सारी संख्याएं हम लोग देख रहे हैं, ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनको कहा जाता है अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर इनको कहा जाता है, इरैशनल नंबर। तो लेकिन ये सारा का सारा एक वास्तविक संख्या की अगर बात करें, रियल नंबर की अगर बात करें, रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर कई तरह का होता है। नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर होता है। तो जितनी सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, चाहे जीरो हो, अखंड संख्या, जीरो को मिला देते हैं प्राकृतिक संख्याओं के साथ तो वो अखंड संख्या बन जाती है। तो सभी प्राकृतिक संख्या जीरो के साथ सारे की सारी संख्याएं मतलब अखंड संख्या। फिर ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव नंबर, सारे की सारी भिन्न वाली संख्याएं पॉजिटिव या नेगेटिव में हो, है ना। और सारी की सारी रूट वाली संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याओं को कहा जाता है क्या? वास्तविक संख्या। अगर हम लोग किसी इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हैं और उस इक्वेशन के सॉल्व में एक्स का, अगर वेरिएबल एक्स दिया हुआ है तो एक्स का 2 वैल्यू अगर निकल के आ रहा है, तो अगर वैल्यू इस रूप में निकल जाए, चाहे जीरो निकल जाए, इस रूप में निकल जाए, चाहे जीरो निकल जाए, चाहे नेगेटिव में निकल जाए, चाहे भिन्न के रूप में निकल जाए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे रूट के रूप में निकल जाए, वो सारा का सारा कहलाएगा वास्तविक संख्या। तो उस संख्याओं को अगर एक्स का ये वैल्यू अगर इस रूप में निकल जाता है तो हम कहेंगे कि वो वास्तविक मूल है, रियल रूट है। आई बात समझ में? हम लोग कहेंगे कि वास्तविक मूल है, रियल रूट है। क्यों वास्तविक? इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रियल नंबर्स है। वास्तव में ये सभी संख्याएं होती हैं, वास्तव में इन संख्याओं का यूनिवर्स में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर इसका एक स्थान, एक अस्तित्व है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस तरह की संख्याएं वास्तविक में होती हैं।
आई बात समझ में। और जो प्राकृतिक संख्या है वो सिर्फ ये है, नेगेटिव नंबर छोड़ के, जीरो छोड़ के। तो ये अगर हम लोग किसी इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हैं और इक्वेशन का सॉल्व करते वक्त एक्स का अगर दो वैल्यू निकल के हमारा चाहे ये आ जाए, चाहे इस रूप में आ जाए नेगेटिव या पॉजिटिव, चाहे जीरो आ जाए, चाहे भिन्न के रूप में आ जाए, चाहे रूट के रूप में आ जाए, हम कहेंगे कि वो जो संख्या वास्तविक हो गई। तो इसका मतलब समीकरण के जो दोनों के दोनों मूल निकल के आ रहे हैं वो इस रूप में निकल के अगर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि समीकरण के दोनों मूल जो है वो वास्तविक है, वो रियल रूट्स है। आई बात समझ में, वो रियल रूट्स है। अगर इस टाइप का अगर हमको कोई दिख जाता है, जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेकर के समझाए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में x का हमारा दो वैल्यू निकल के आया था 3 और 2। तो ये 3 और 2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है? 3 और 2 हमारा वास्तविक संख्या है। हम लोग और भी बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें x का दो वैल्यू निकल के हो सकता है कि √3 आ जाए, √2 आ जाए। तो अगर मान लेते हैं कि √3 आ गया, √2 आ गया, तो भी हम कहेंगे कि ये भी हमारा वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। और क्लास 9 के चैप्टर 1 में ही सीखे थे ये सारा का सारा चीज, रियल नंबर बोल करके वो चैप्टर था, वास्तविक संख्या, है ना। तो √3 या √2 आ जाए, या फिर किसी इक्वेशन में हम लोग सॉल्व किए और x का वैल्यू आ गया -3/4 और 1/2, ऐसा कुछ आ गया, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो भी वो कहलाएगा कि वो रियल रूट ही है, वो वास्तविक संख्या ही है। किसी इक्वेशन का हम सॉल्व किए और सॉल्व करने से हमको मिल गया -2 और 3, एक रूट -2 आ गया, एक √3 आ गया, तो कहने का मतलब तो भी ये वास्तविक संख्या ही कहलाएगी, अवास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी। अवास्तविक संख्या क्या है वो समझेंगे तब समझ में आएगा, तो भी वो वास्तविक संख्या ही कहलाएगी। तो अगर हम लोग किसी इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते वक्त अगर सॉल्व में अगर x का जो दो वैल्यू निकल के आ रहा, अगर वेरिएबल x हो इक्वेशन में, तो x का जो दो वैल्यू निकल के आ रहा वो दोनों के दोनों वैल्यू अगर इन सभी नंबर्स के अंदर अगर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो जो x के जो दो वैल्यू निकल के आए हैं वो दो वैल्यू रियल नंबर्स है। मतलब समीकरण के दोनों मूल रियल है, वास्तविक है। इक्वेशन के दोनों जो रूट है वो रियल है और दोनों का दोनों रूट जो होगा वो वास्तविक। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ। तो अब वास्तविक संख्या जो होती है ना, ये वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो वास्तविक संख्या कई तरह की हो जा रही है। प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, अखंड संख्या हो जाएगी, इंटीजर कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये सब जैसे अगर रूट के फॉर्म में आ गया तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। रूट के फॉर्म में नहीं आया, अगर इन सभी के रूप में आया तो वो अगर जीरो नहीं है तो ये हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं। क्योंकि इंटीजर में सारा का सारा नेगेटिव, सारा का सारा पॉजिटिव और जीरो आया है ना। तो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या, अखंड संख्या और प्राकृतिक संख्या और अखंड संख्या दोनों को मिलाया गया है और नेगेटिव नंबर को मिलाया गया, तब जाकर के हमारा इंटीजर बना है। तो इंटीजर के अंदर प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, होल नंबर भी शामिल है और ऑल नेगेटिव नंबर भी शामिल है। तो ऑल नेगेटिव नंबर एंड नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई भी संख्या अगर इसके अंदर अगर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब समीकरण के दोनों मूल वास्तविक है, इक्वेशन का दोनों रूट रियल। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे अवास्तविक मूल। तो अवास्तविक मूल समझने से पहले अवास्तविक संख्या को पहले समझेंगे, तब जाकर के अवास्तविक मूल समझ में आ जाएगा। क्योंकि संख्या के ऊपर ही मूल को हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि मूल क्या एक तरह का संख्या ही है। तो अवास्तविक संख्या क्या है? इमेजिनरी नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। ये है वे संख्या है जिसका इस पूरे ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है, जो रियल नहीं होती है, जो वास्तविक नहीं होती है, जिनको बस एक कल्पना किया जाता है। जैसे अगर किसी भी चीज़ की अगर हम लोग कल्पना करते हैं तो क्या वो वास्तव में दिखती है? ये घर में अगर ये दीवार अगर है तो दीवार हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन अगर मान लें किसी ज़मीन पर अगर हमको घर बनाना हो और वो ज़मीन ही सिर्फ है, उस पर अगर हमको घर बनाना है तो हम दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये दीवार खड़ी होगी, यहाँ पे ये दीवार खड़ी होगी, यहाँ पे दीवार खड़ी होगी। तो सिर्फ दीवार खड़ी होगी इसकी कल्पना कर रहे हैं, दीवार खड़ी होगी इसकी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन दीवार क्या वास्तव में खड़ी है? नहीं। हम लोग पृथ्वी पर जितनी रेखाओं को
पढ़ते हैं विषुवत रेखा, ये रेखा वो रेखा, बहुत तरह की रेखाओं को पढ़ते हैं, तो क्या पृथ्वी पर वास्तव में खींची हुई है? नहीं, तो सारी की सारी एक इमेजिनरी लाइन है, कल्पना किया गया है। तो उसी तरह से ये जो संख्या हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस तरह की संख्या पृथ्वी पर, हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे अस्तित्व माने यूनिवर्स में होती नहीं है। इस तरह की संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। रियल में इस तरह की संख्याएं नहीं होती है, बल्कि इस तरह की संख्याओं को जस्ट मान लिया गया है, हम लोग कल्पना किए हैं बस इस तरह की संख्याओं का। तो वो सभी संख्याएं कौन है, थोड़ा सोचेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि x² इक्वल टू अगर 1 दिया है, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा 1 का स्क्वायर रूट होता है, और 1 का जब स्क्वायर रूट होता है तो हम लोग जानते हैं कि आंसर प्लस में और माइनस में दोनों आ गया। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया, मतलब x का दो वैल्यू निकल के आया 1 और x का दूसरा वैल्यू निकल के आया -1। अच्छा, फिर अगर x² इक्वल टू अगर 4 दिया हुआ है, तो x का जब वैल्यू निकालते हैं तो 4 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, मतलब x का वैल्यू हमारा +-2 आता है, 4 का स्क्वायर रूट निकल के 2 आता है। तो x का हमारा दो वैल्यू निकल के आ गया, एक +2 और x का दूसरा वैल्यू -2। फिर x² इक्वल टू अगर 5 दिया है, x² इक्वल टू अगर 5 दिया है, तो x का यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट चढ़ेगा, आंसर प्लस माइनस में आएगा। तो x इक्वल टू हमारा √5 का, तो 5 का तो कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो जैसा वैसी रह गया। x का दो वैल्यू निकल के आया है, x इक्वल टू √5 और x इक्वल टू -√5, ये निकल गया, दो वैल्यू निकल गया। अब अगर हमको अगर ये दे दिया जाए कि एक इक्वेशन बना के दे दिया और बोला x² इक्वल टू -1 दे दिए, x² इक्वल टू -4 दे दिए, x² इक्वल टू -5 दे दिए, और हमसे कह रहा है, मतलब दिमाग में मेरे ये बात आई कि हम लोग 1 का, 4 का, 5 का सबका स्क्वायर रूट निकालते हैं, सबका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो थोड़ा सा इसका भी स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर रूट निकाले, 4 का निकाले, 5 का निकाले, दोनों का निकाले, सबका निकाले, 1 का निकाले आ गया, 4 का भी निकाले आ गया, 5 का भी निकाले तो आ गया। सिर्फ अगर हम लोग 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, 1 का तो 1 ही आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल एक संख्या है। इक्वेशन के फॉर्म में जब रहता है तो हम लोग प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो मान लेते हैं कि 1 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट निकाले तो 2 आ गया, और 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है, तो जैसा इसको हम लोग डेसिमल में इसका आंसर हम लोग दिखा सकते हैं कि डेसिमल में इसका आंसर क्या आएगा, है ना। डेसिमल में इसका आंसर क्या आएगा, हम लोग जब इसको पॉइंट में ले जाकर के चेंज करेंगे ना, तो डेसिमल में इसका आंसर निकल के आएगा, लेकिन वो भी कंप्लीट आंसर नहीं होगा, लेकिन 2 डिजिट 3 डिजिट तक हम लोग इसका एक वैल्यू निकाल करके दिखा सकते हैं। तो ये सभी आया। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई हम लोग बहुत तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। हम अभी अभी देखें कि पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। जो 1 2 3 4 5 हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव में, वही 1 2 3 4 5 नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो जिस तरह से पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल हो गया, तो उसी तरह से नेगेटिव नंबर का भी हम लोग स्क्वायर रूट हो सकता है, तो निकाल ही सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कि जो 1 है, तो इस -1 का नेगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव नंबर का, ये सारा पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकला है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 1 नहीं, -1 का, फिर -4 का, -5 का, ऐसा हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बच्चा ये कहेगा कि सर -1 का अगर स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो -1 आ जाएगा, -4 का -2 आ जाएगा, -5 √5 का -√5 आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत बच्चे यही कहेंगे कि सर ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो इसीलिए हम ये वाला पार्ट लिखे, थोड़ा आ जाते हैं इसमें। 1 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के 1 आ रहा, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर रूट एक इक्वेशन के फॉर्म में जब निकाले हैं 1 का स्क्वायर रूट, तो हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर रूट हमारा प्लस में और माइनस में दोनों में आएगा आंसर। मतलब अगर हम लोग 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 का ही स्क्वायर रूट अगर इक्वेशन के फॉर्म में अगर डाल करके निकालते हैं, जैसे यहाँ पे x² का वैल्यू अगर 1 और x का वैल्यू निकाल रहा है, तो 1 का स्क्वायर रूट निकला, और 1 का जो भी स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आंसर प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा। इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट -1 और +1 दोनों खुद होता है।
-1 और +1 दोनों खुद होता है किसका स्क्वायर रूट 1 का। 1 का स्क्वायर रूट हमारा -1 में भी आ जाएगा, आंसर +1 में भी आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे खुद देख रही है स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर ही ना है। ये 1 जो है तो पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो 4 है ये भी पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो 5 है ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसका आंसर प्लस में और माइनस में खुद दोनों आ जा रहा है, अपने आप आ जा रहा है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब इक्वेशन के फॉर्म में रख करके निकाल रहा है तो इसका आंसर +1 -1 खुद का आ रहा है 1 का। 1 का स्क्वायर रूट +1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। फिर यहाँ पे भी जब निकाल रहे हैं तो रूट ओवर पॉजिटिव नंबर का जब हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं पॉजिटिव नंबर का, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसका आंसर माइनस में और प्लस में दोनों आ रहा है। यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाले तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आ रहा है। यहाँ पे भी जब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाले तो मतलब प्लस और माइनस दोनों में इसका आंसर है। तो पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट जब प्लस में और माइनस में दोनों आ रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर रूट यहाँ पे +1 -1 खुद आया, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर रूट +2 -2 दोनों आया, √5 का +5 -√5 दोनों आया, खुद आया। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट अगर प्लस में और माइनस में खुद आ जा रहा है तो हम यहाँ पे √1 का अगर स्क्वायर रूट अगर लिख रहे हैं -1 तो ये बात इसका मतलब गलत। क्यों? क्योंकि -1 तो 1 का ही स्क्वायर रूट यहाँ पे बता रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इस बात को जरा समझेंगे। इसका आंसर हमारा प्लस में और माइनस में आ रहा है। x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x स्क्वायर का वैल्यू 1 है ना, x स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं तो x स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जाना चाहिए। मतलब x अगर स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर किए तो 1 का भी स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो x स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जा रहा है स्क्वायर करने से। फिर अगर x का वैल्यू अगर -1 ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि स्क्वायर करने से 1 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो x स्क्वायर अगर करेंगे तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर 1 है चाहे -1 है, स्क्वायर करने के बाद अगर पॉजिटिव 1 का स्क्वायर करें तो भी पॉजिटिव 1 आ रहा है और नेगेटिव 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो x स्क्वायर का वैल्यू +1 और माइनस मतलब x स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 है तो x का वैल्यू अगर निकलेगा स्क्वायर रूट के सहारे तो +1 -1 दोनों आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर +1 और -1 अगर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वापस यही पाएंगे, +1 के लिए भी 1 आएगा, -1 के लिए भी 1 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा क्या x का वैल्यू निकालने का, ये हम लोग निकाले हैं x का वैल्यू। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव नंबर्स का जब हम लोग स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जब निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट जब निकाल रहे हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव में इसका दोनों ही आंसर आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, दोनों इसका आंसर आ रहा है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि तब हम लोग अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा। तो अगर हम कहें कि नहीं नेगेटिव में इसका आंसर आया तो गलत है। क्यों? क्योंकि -1 जो है ये 1 का स्क्वायर रूट बता रहा है, -1 का तब कुछ और आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम कहें कि -4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी करके देख रहे हैं कि +4 का स्क्वायर रूट निकालने से -2 आ रहा है, +4 का यहाँ पे निकालें तो -2 आ रहा है। फिर अगर हम लोग -√5 का अगर देखें तो -√5 होगा, तो यहाँ पे -√5 पॉजिटिव √5 का ही हम लोग का स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे जो -1 -2 -√5 जो हम लोग स्क्वायर रूट दिखा रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर्स का ही निकल के आ रहा है, नेगेटिव नंबर का तब ये नहीं होगा। यहाँ पे जो √1 का स्क्वायर रूट जो हम बता रहे हैं कि -1 आ रहा है, ये -1 हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि -1 तो इसी का बता रहे हैं। -4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो -4 का तो -2 आ रहा है, तो -4 का स्क्वायर रूट -2 नहीं हो सकता है, -5 का नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जो स्क्वायर रूट समझ रहे हैं ये स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव नंबर का ये स्क्वायर रूट अगर प्लस में और माइनस में दोनों अगर आ रहा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं है, इस पूरे यूनिवर्स में नहीं है। पृथ्वी की बात क्या करें, पूरे यूनिवर्स में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक ऐसी संख्या है जिस संख्या को जस्ट हम कल्पना किए हैं,
कि पॉजिटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल करके देखा जाए तो नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट उसका क्या निकल के आएगा, क्या नहीं, ये नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह की संख्या को जस्ट एक कल्पना किया गया है, इमेजिन किया गया है, तो इस तरह की संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस में आंसर तब भी आएगा, आंसर प्लस माइनस में तब भी आएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा और -4 का स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा और प्लस माइनस में आएगा, √/-5 चढ़ेगा, आंसर प्लस माइनस में आएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। ये इस तरह की संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरह के संख्या का, इस तरह के नंबर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। इस तरह की संख्या को बस कल्पना की गई है, कल्पना किया गया है, माना गया है, इमेजिन किया गया है। इसीलिए इन सभी संख्याओं को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक तरह से हम लोग इसको काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। इनको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। ये संख्या वास्तविक नहीं है, ये अवास्तविक है, ये वास्तविक नहीं। पृथ्वी माने पूरे यूनिवर्स में इस तरह की संख्या का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इस तरह की संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं। तो किस तरह की संख्याओं का, रूट के अंदर, मतलब किसी नेगेटिव नंबर का रूट अगर दिख रहा है, किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट अगर दिख रहा है तो उस तरह की संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है। वे संख्याएं कहलाएंगी अवास्तविक संख्याएं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इस बात को लिख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल there is no existence of these kind of numbers, hence they are called imaginary number। इनको कहा जाता है क्या, इमेजिनरी नंबर। क्लास 11 में इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसका एक अलग से अध्याय है, एक अलग से चैप्टर है कि तब आखिर इनका पॉसिबल नहीं है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे सम को बनाएंगे, इस टाइप का अगर नंबर आ जाता है। लेकिन इस तरह के संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है, ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते, ना इसका कोई एग्जिस्टेंस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, यहाँ पे नंबर लिख लेना होगा। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर पॉसिबल नहीं है तो उस तरह की संख्या क्या कहलाएंगी, अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। उस तरह की संख्या का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं है। तो अगर इस तरह की संख्याएं अगर हमको सामने अगर दिख जाए तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग कहेंगे काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो कौन कौन सी, तो अवास्तविक मूल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अवास्तविक मूल में जितना सारा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट वाला संख्या जो आएगा वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको पहले नोट। तो अवास्तविक मूल में क्या क्या आ जाएगा, √-1 -2 √-4 भी हो जाएगा, √-5 भी हो जाएगा, √-6, मतलब ऑल स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जितने सारे नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट वाली संख्याओं को देखेंगे ये सारा का सारा हमारा कहलाएगा इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक नंबर्स। अब हम लोग मान लेते हैं किसी इक्वेशन का सॉल्व किए और सॉल्व करने से उस इक्वेशन में वेरिएबल अगर x दिख रहा तो x का 2 वैल्यू हमारा निकल के आ रहा और उस x के वैल्यू में दिख गया क्या कहीं कि √-1 दिख गया या -2 दिख गया, √-4 दिख गया। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद रूट के अंदर हमको नेगेटिव नंबर दिख गया तो हम लोग कहेंगे कि ये समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। इक्वेशन के दोनों रूट जो है वो इमेजिनरी है, रियल नहीं है। समझ में आया?
तो कहने का मतलब जब हम लोग किसी इक्वेशन का सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकल के आएगा, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन अगर दिख जाए तो हम कहेंगे कि दोनों का दोनों मूल जो है वास्तविक नहीं, अवास्तविक मूल है। जिसमें हम लोग जब 1.4 एक्सरसाइज का 2 नंबर में 2 क्वेश्चन ऐसा पाए थे जिसके अंदर रूट के अंदर -8 आ गया था और रूट के अंदर -119 आ गया था। तो इसका मतलब रूट ओवर -8 आ गया तो वास्तविक मूल नहीं है, रूट ओवर -119 हो गया तो वो भी वास्तविक मूल नहीं है, इसीलिए आंसर में अवास्तविक मूल दिया। आई बात समझ में कि ये क्या है? अच्छा, तो ये हुआ। अब हम लोग इस अवास्तविक मूल को कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अवास्तविक मूल जो हुआ तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लास 11 का पार्ट है, हम अभी बता दे रहे हैं। एक्चुअली ना, जैसे मान लें कि अगर रूट ओवर -1 है, किसी भी नेगेटिव नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है? -1 से ही होगा नेगेटिव नंबर का। तो रूट ओवर -1 जो है, ये -1 बात को समझेंगे, 1 किसी भी संख्या के अंदर हम लोग पा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग 1 को अगर देखें तो 2 के अंदर भी हमारा 1 है, कैसे? 2 × 1 है ना। 3 के अंदर भी हम लोग 1 को पा सकते हैं, 3 × 1। 4 के अंदर भी पा सकते हैं, 4 × 1। उसी तरह से ऑल नेगेटिव नंबर्स के अंदर -1 को पाया जा रहा है। -1 के कारण ही नेगेटिव नंबर माइनस ये हो रही नेगेटिव होती है नंबर। तो जैसे -2 है तो इस -2 के अंदर हम -1 को पा रहे हैं, अगर इन दोनों को इंटू कर देंगे तो -2 आ जाएगा। -3 के अंदर -1 को पाया जा रहा, -4 के अंदर भी 1 को पाया जा रहा, -1 को पाया जा रहा। तो कहने का मतलब 1 एक ऐसी संख्या है ना जो सभी संख्याओं के साथ पाई जाती है। तो रूट ओवर -1 जो है ये हमारा हो गया क्या? एक अवास्तविक संख्या हो गई, एक अवास्तविक संख्या हो गई, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इमेजिनरी नंबर में जो आई है, इस रूट ओवर -1 को ही हम लोग आई लेट कर लेते हैं, क्योंकि पूरी संख्याएं जो है वो -1 के कारण ही नेगेटिव बन रही है। तो रूट ओवर -1 हर जगह दिखेगा, सबके साथ दिखेगा, तो इसीलिए रूट ओवर -1 को हम लोग आई मान लेते हैं, आई फॉर इमेजिनरी नंबर, आई फॉर इमेजिनरी नंबर, है ना। तो रूट ओवर -1 को हम लोग आई लेट कर लेते हैं और इसी आई से हम लोग किसी भी संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी संख्या में हमको आई दिख गया, जैसे अगर दिख गया 2i, तो हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है, अवास्तविक संख्या है। 3i दिख जाए तो भी कहेंगे, 4i दिख जाए तो भी कहेंगे, 5i दिख जाए तो भी कहेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, तो अब रूट ओवर -4 को तब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो क्या करेंगे? रूट ओवर -4 को 4 × -1 कर लेंगे। करने के बाद हम इसको अलग कर दिए, √4 अलग हो जाएगा, रूट ओवर -1 अलग हो जाएगा। दोनों रूट इंटू के फॉर्म में है ना, तो इंटू के फॉर्म में दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर -1 को हम लोग आई लेट किए हैं, तो उसको हटा के आई बैठा देंगे, तो दोनों आ जाएगा 2i। तो रूट ओवर -4 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2i से, रूट ओवर -4 को रिप्रेजेंट करते हैं 2i से। और ये 2i जो है ये इमेजिनरी नंबर हो गया। क्यों? कौन बताया कि ये इमेजिनरी नंबर है? आई फॉर इमेजिनरी नंबर। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग समान मूल को समझेंगे कि समान मूल क्या है, इक्वल रूट्स क्या है। इक्वल रूट्स क्या? अगर मान लेते हैं किसी इक्वेशन का हम लोग सॉल्व किए और उस इक्वेशन का सॉल्व करने के बाद वहाँ से x का जो हमारा वैल्यू निकल के आया, x का जो हमारा वैल्यू निकल के आया, अगर उस इक्वेशन में वेरिएबल x है तो x का हमारा वैल्यू निकल के आया, तो दो जो वैल्यू निकल के आया, दो वैल्यू, वो दोनों का दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ गया, समान आ गया, तो हम कहेंगे कि उस समीकरण के दोनों मूल समान है। एज फॉर एग्जाम्पल x² - 2x + 1 = 0 हम एक इक्वेशन ले ली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसका जब हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे ना, तो x - 1 × x - 1 आ जाएगा। अगर निकालेंगे, कोशिश करेंगे तो देखेंगे ऐसा ही आएगा, x - 1 × x - 1 = 0। तो यहाँ से जब हम लोग आइदर और करेंगे तो आइदर x - 1 = 0 और x - 1 = 0। तो यहाँ से भी x का वैल्यू हमारा 1 आया और यहाँ से भी x का वैल्यू 1 आया। तो हम क्या देखें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो वैल्यू आए वो दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल हुआ, वो दोनों का दोनों वैल्यू समान हुआ। तो अगर किसी इक्वेशन के दो रूट्स का वैल्यू अगर समान आ जा रहा, इक्वल आ जा रहा, तो हम कहेंगे कि उस समीकरण के दोनों मूल समान है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल।
आई बात समझ में? तो यही हो जाता है समान। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग समझेंगे कि किसी इक्वेशन का नेचर, रूट के नेचर किस तरह से हम लोग डिसाइड करें, कैसे समझेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी इक्वेशन के दोनों मूल अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो इक्वल रूट्स कहलाता है, समान मूल कहलाता है।